अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं फरवत मलिक और मैं हूं अनबार खबर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ। अमरीकी डॉलर ने वजारत खजाना और स्टेट बैंक की लड़ाई करा दी। विफाकी वजीर खजाना और मरकजी बैंक के कायम मकाम गवर्नर आमने सामने आ गए। इसहाक डार कहते हैं मुल्क के खिलाफ साजिश हुई, रुपए की कदर में मसनूई कमी की गई, करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करना स्टेट बैंक का काम नहीं है। डॉलर को अचानक पर कैसे लग गए? वजारत खजाना और स्टेट बैंक आमने सामने आ गए। वजीर खजाना इसहाक डार ने रुपए की कदर में अचानक कमी को साजिश करार दे दिया। डॉलर कितने का होगा? स्टेट बैंक और वजारत खजाना में जंग। इसहाक डार बरहम। रुपए की कदर में अचानक कमी पर वफाकी वजीर खजाना बैंकों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स के साथ सर जोड़कर बैठ गए। डॉलर अचानक महंगा क्यों हुआ? सब हैरान। वफाकी वजीर खजाना कहते हैं पहले सोचा कि शायद सियासी बहरान की वजह से गिरावट हुई, लेकिन एक शख्स ने बैंकों के सरबराहों को हिदायत दी। बहुत से हकाइक इल्म में आए हैं, मुकम्मल तहकीकात करेंगे। तहकीकात होंगी, ट्रांजैक्शंस जांचा जाएगा। जब इन्वेस्टिगेशन होगी जो भी वो रिकमेंड करे कि कमेटी, लेकिन इसकी इंक्वायरी होगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पूरे फैक्ट्स इकट्ठे किए जाएंगे। जो कल ट्रांजैक्शंस हुई हैं इंटर बैंक में जितनी हुई हैं उसको देखा जाएगा। वफाकी वजीर खजाना स्टेट बैंक के कायम मकाम गवर्नर पर भी बरहम नजर आए। कहा डॉलर की कीमत में मसनूई इजाफा किया गया। करंट अकाउंट खसारा काबू करना मरकजी बैंक का कहना हुकूमत का काम है। कल मेरा पहला रिएक्शन ये था कि शायद जेन्युइन को टर्मोइल मार्केट में आया है, जैसे स्टॉक मार्केट में आया, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द कंट्री, लेकिन वो टोटली नेगेट हो गया। आई मस्ट बी ऑनेस्ट। डॉलर की कीमत में इजाफे पर स्टेट बैंक ने इसको मार्केट एडजस्टमेंट करार दिया था। मरकजी बैंक की प्रेस रिलीज में कहा गया था कि रुपए की कीमत में कमी मईशत के लिए बेहतर होगी और इससे करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वजारत खजाना और स्टेट बैंक की लड़ाई ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को बहरान में डाल दिया। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हो गई। मार्केट 44,600 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सकी। आम खबर आप तक पहुंचा रहे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि वजारत खजाना और स्टेट बैंक की लड़ाई ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को बहरान में डाल दिया। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हो गई। मार्केट 44,600 की नफसियाती हद भी बरकरार नहीं रख सकी। वजारत खजाना और स्टेट बैंक की लड़ाई में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स तक कमी भी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद मार्केट 44,600 की नफसियाती हद भी बरकरार नहीं रख सकी। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं साम खबर के हवाले से। वजारत खजाना और स्टेट बैंक की लड़ाई में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार नजर आई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स तक कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 44,600 की सतह भी बरकरार नहीं रख सका। वजारत खजाना और स्टेट बैंक की लड़ाई की वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई। वजारत खजाना और स्टेट बैंक की लड़ाई ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को बहरान में डाल दिया है। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हो गई है। मार्केट 44,000 की सतह तक आ गई है। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई है। डॉलर की कीमत में इजाफा कैसे हुआ? मुल्की इदारों और वजारत खजाना के बयानात मुख्तसिल जो है वो तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसहाक डार कहते हैं कि रुपए की कीमत में गिरावट मसनूई थी, सियासी बहरान या मईशत से ताल्लुक नहीं। सियासी बहरान या मईशत से ताल्लुक नहीं है। स्टेट बैंक का यह कहना है कि मार्केट एडजस्टमेंट हुई, जबकि नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद कहते हैं कि सियासी सूरत हाल और डॉलर की रसद तलब में तवाजुन ना होने से डॉलर महंगा हुआ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्टेट बैंक, नेशनल बैंक और वजारत खजाना सब मुख्तलिफ हालात बता रहे हैं, आप बताएं डॉलर महंगा क्यों हुआ था, वजह क्या थी? देखिए, डॉलर का काफी दिनों का एक प्रेशर तो था और स्टेट बैंक पे भी काफी प्रेशर था कि डॉलर की रुपए की कदर में जो है कमी की जाए और जो है क्योंकि तवाजुन जो है दरामदाद और बरामदाद में बहुत बिगड़ा था। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि स्टेट बैंक ने देखा कि मुल्क की सियासी हालात भी थोड़े से खराब हैं और जो हुकूमत है वो भी अपने मसाइल में फंसी हुई है, तो उन्होंने गनीमत जान के जो है इस दौरान जो है कल एक 3% की एडजस्टमेंट की। तो जैसे कल वो JIT से हुकूमत फारिग हुई तो हुकूमत की क्योंकि नॉलेज और उनकी मंशा के बगैर हुआ था तो थोड़ा सा हुकूमत को भी अच्छा नहीं लगा। और जो इसहाक डार साहब ने जो आज रीजन दिए वो भी सही दिए कि सिर्फ कल की ये हरकत से जो है 240 अरब रुपए के इस कौम पे कर्जा बढ़ गया। तो और ये एकदम इसको 3% गिरा देना बगैर मार्केट फंड वो मार्केट में ट्रेडिंग के, तो ये कुछ टेक्निकली जो है कि कुछ लोग मिलके उन्होंने ये किया, तो उस पर उन्होंने
जो है वार्निंग भी दी और उन्होंने कहा कि मुझे पता लगे कि इसके पीछे किसको फायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये करेंसी को हमारा वीक तो होना चाहिए, लेकिन वीक होने से मुल्क की मईशत को और उसके मसाइल दूसरे भी हैं। तो ये चीजें बड़ी नाजुक हैं और इसको जो है काफी जो है नाजुक ही से देखना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के बायस भी सरमायाकारों की जानिब से सरमायाकारी नहीं की जा रही और इसी के बायस तिजारती खसारा भी बढ़ रहा है? नहीं, यही बात है कि कल जब ये हुआ इसके बावजूद भी मार्केट में पैनिक नहीं था। स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा, ओपन मार्केट में कल भी डॉलर मुहैया था। तो मार्केट में डॉलर की सप्लाई अच्छी खासी है, तलब और रसद में कोई ऐसा कोई फर्क नहीं आया था। एकदम ये स्टेट बैंक की तरफ से हुआ था जो भी हुआ था कल, इस वजह से हिसाबदार भी परेशान है और काफी सारे हमारे जैसे लोग भी परेशान है कि ओपन मार्केट में कोई हमने पैनिक नहीं देखा। बहुत शुक्रिया माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। डार के ऐलानात के बाद भी डॉलर परवास को तैयार। इंटरबैंक में कीमत 106 रुपए 50 पैसे हो गई। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 110 रुपए की सतह पर भी पहुंचा। कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत 105 रुपए पर आई थी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। डार के ऐलानात के बाद भी डॉलर परवास को तैयार है। राजा कामरान हमारे साथ मौजूद है। कामरान बताएगा अभी डॉलर की कीमत के हवाले से। जी देखिए, अब जो है वाज़ेह तौर पर स्टेट बैंक और वज़ारत खजाना के दरमियान जो डॉलर की शरह है उसके तयन पर इख्तलाफ सामने आ गया है, जिसके बायस जो है मार्केट कंफ्यूजन का शिकार है। ना मार्केट डॉलर को ऊपर ले जा रही है ना नीचे ले जा रही है। कल के मुकाबले में है जो डॉलर की कीमत वो कदरे कम हुई है, मगर अब भी जो डॉलर है वो 104 रुपए 90 पैसे की सतह से अब भी ये ज्यादा पर ट्रेड हो रहा है। इस वजह से बिल्कुल जो मार्केट है कंफ्यूजन का शिकार है कि वो किस तरफ ट्रेड करे। रेगुलेटर और गवर्नमेंट के दरमियान जो इख्तलाफ है वो इस पर तजब्बुब का शिकार है और इंतहाई मुश्किल में है कि इसको किस तरह से इस सूरत हाल को हैंडल किया जाए। इस वजह से जो डॉलर की कदर है वो अब इन बिटवीन आ गई है। दोनों के अब ये नहीं समझ पा रहे हैं जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक के डीलर हैं कि वो डॉलर की कदर को किस तरफ लेकर जाएं। डॉलर के इकदाम, लेकिन डॉलर की बुलंद परवाज अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया राजा कामरान हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। औरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत। वजीर खजाना इसहाक डार दूसरों को टैक्स अदायगी की तलकीन तो करते हैं मगर खुद टैक्स अदा नहीं करते। वफाकी वजीर खजाना ने 8 साल से अपनी गाड़ी का सालाना टोकन टैक्स जमा नहीं किया। दूसरों को तो नसीहत की जा रही है लेकिन खुद मियां फजीहत है। वजीर खजाना इसहाक डार दूसरों को तो टैक्स अदायगी की तलकीन करते दिखाई देते हैं लेकिन वो खुद ही टैक्स अदा नहीं करते। वफाकी वजीर खजाना ने 8 साल से अपनी गाड़ी का सालाना टोकन टैक्स जमा नहीं किया है। 30 जून 2009 तक मज़कूरा गाड़ी का सालाना टोकन फीस जमा कराई गई है। एक्साइज जराये से इस हवाले से तफसीलात आ रही है। नौमान मकसूद हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी नौमान। जी बिल्कुल, ये जो वजीर खजाना जो है उनके हवाले से गाड़ी उनके पास है, उसके हवाले से इंकशाफ सामने आया और इसमें पता चला कि 8 साल से अपनी गाड़ी की सालाना टोकन फीस इन्होंने जमा नहीं कराई। 2008 में मर्सिडीज गाड़ी नंबर जो है वो MB 209 जो है वो खरीदी गई थी और 30 जून 2009 तक इस गाड़ी का सालाना टोकन फीस जो है वो जमा कराएगी। उसके बाद फीस जो है वो नहीं जमा कराएगी। सालाना टोकन फीस पहले से बताया गया कि जमा कराने वालों से डबल या 3 गुना फीस जो है वो वसूल की जाती है और 1 साल और इससे ज्यादा अरसे का जो है वो एक्साइज का कहना है कि टोकन फीस ना जमा करवाने की सूरत में गाड़ी को बंद कर दिया जाता है। और मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो है वो 1979 जो है इसके तहत गाड़ी के मालिक पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है और गाड़ी जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास तो वसाइल कम है और इसके 100% टैक्स और गाड़ियां जो है वो नहीं पकड़ी जा सकती। तो इस हवाले से ये एक्साइज का कहना है कि इस गाड़ी जो जेर इस्तेमाल है उसका टैक्स जो है वो जमा नहीं कराया गया। हम वज़ारत खजाना की जानिब से कोई मौक़िफ़ जो है वो नहीं बताया गया कि इनके पास जो गाड़ी है ये इनकी अपनी है या फिर इनके नाम पर कोई गाड़ी इशू हुई है, लेकिन जो जेर इस्तेमाल है उसके हवाले से एक्साइज जराये का कहना है कि गाड़ी जो है वो इन्हीं की जेर इस्तेमाल है और 8 साल से इस गाड़ी की टोकन टैक्स जो है वो जमा नहीं कराई गई। नौमान ये बताएगा कि 8 साल गुजर चुके हैं, टोकन टैक्स जमा नहीं कराया गया तो एक्साइज की जानिब से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये एक्साइज जराये का ये कहना है कि गाड़ी की जो सालाना टोकन फीस जो है वो 2009 से अब तक जमा नहीं कराएगी और एक्साइज खुद इस मामले में जो है वो कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ गाड़ी जिस तरह से पंजाब में कार्रवाइयां होती हैं, गाड़ियां छीन के जो है वो से गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है और मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बहुत शुक्रिया नौमान मकसूद हमें अपडेट कर रहे थे इस अहम खबर के हवाले से।
कुछ बात करेंगे पनामा केस की। कतरी शहजादे की ड्रामाई एंट्री अभी भी मुमकिन है। वजीर आजम के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज कतर पहुंच गए और मुमकिन तौर पर कतरी शहजादे हमद बिन जासिम से मुलाकात करेंगे। हालात हाजिरा जो है वो पनामा GIT का फाइनल राउंड। वजीर आजम के साहिबजादे हुसैन नवाज ने कतर की उड़ान भर ली। जराये के मुताबिक हुसैन नवाज निजी एयरलाइन की परवाज QR615 के जरिए बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद से सुबह 10 बजे के करीब दोहा के लिए रवाना हुए। जराये बताते हैं कि वज़ीर आज़म के बड़े साहबजादे कतरी शहजादे हमद बिन जासिम से मुलाकात करेंगे। इसमें कतरी शहजादे से GIT की तफ्तीश से मुतालिक गुफ्तगू होगी। हुसैन नवाज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने अपनी पेशों से मुतालिक भी आगाह करेंगे। शहबाज अहमद, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। और कौन बनेगा हीरो और कौन होगा जीरो? GIT ने लंबी चौड़ी पेशियों के बाद नताइज समेटने शुरू कर दिए हैं। जराये का कहना है कि मुश्तरका तहकीकाती टीम ने वजीर आजम और उनके खानदान के अफराद समेत अब तक रिकॉर्ड किए गए बयानात की रोशनी में हतमी रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने वजीर आजम को पेशकश की है कि अगर जरदारी साहब से नाराजी है तो अपने इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान को ही बता दें साजिश कौन कर रहा है। खुर्शीद शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत नहीं जमहूरियत चाहिए। वजीर आजम के इस्तीफे से जमहूरियत को कुछ नहीं होगा। हमारे लिए खुर्शीद शाह का हुकूमत को पैगाम, साजिश करने वाले का नाम बताएं, मिलकर मुकाबला करेंगे। अपोजिशन लीडर ने कहा अदालतें साजिश नहीं करती, लगता है नवाज शरीफ का इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। खुर्शीद शाह ने कहा कि पता नहीं मरियम नवाज क्यों झूठ बोल रही हैं। पहले कहा प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं, फिर कहा ट्रस्टी हूँ, वक्त आने पर सबूत दूंगी। ये मामला झूठ की जानिब जा रहा है। अपोजिशन लीडर का कहना है मुस्लिम लीग नून जानबूझकर माहौल बना रही है। वज़ीर आज़म के इस्तीफे से जमहूरियत को कुछ नहीं होगा। कप्तान के साबिक एहलिया जमाइमा खान ने इमरान खान अहली केस में इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी हैं। इन दस्तावेजात में बनी गाला की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जमाइमा से राशिद अली खान को दी जाने वाली रकम की तफसीलात शामिल हैं। जमाइमा ने राशिद खान को 4,84,48,000 रुपए एक साथ में ट्रांसफर किए। जवाब में कहा गया है कि बैरून मुल्क कमाई की आमदन पर न टैक्स लागू होता है, न ही पाकिस्तान में जाहिर करना जरूरी है। बैरून मुल्क आमदन पर न टैक्स लागू होता है, न ही पाकिस्तान में इसको जाहिर करना जरूरी है। 4,84,48,000 रुपए की एक साथ ट्रांसफर की गई। इमरान खान नाइली केस में जमाइमा खान ने इजाफी दस्तावेजात जमा करा दिए। और दानियाल अजीज फिर कप्तान के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं इमरान खान के हवाले से कानून मफलूज क्यों हो जाता है? क्या इनके पांव सोने के हैं? आईनी इदारे चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई करें। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने SSP तशद्दुद केस में दानियाल अजीज को GIT की तश्कील के लिए दरखास्त देने की हिदायत भी कर दी है। इमरान खान जो अनोखा लाडला है, किसके लिए कौन सा कानून है और पाकिस्तान की अवाम को क्या बताया जा रहा है? इमरान खान के हवाले से कानून मफलूज क्यों हो जाता है? बाराचनार में एक इश्तिहारी को कैसे प्रोटोकॉल दिया गया? क्या इमरान खान के सोने के पांव हैं? दानियाल अजीज के कप्तान पर आज फिर वार। कहते हैं इन्हें इमरान खान के हवाले से इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इमरान खान जो अनोखा लाडला है, उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई होती है? क्या कार्रवाई होती है? पाकिस्तान में इंसाफ का मयार क्या है? किसके लिए कौन सा कानून है और क्या इसका रिजल्ट निकलना है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अवाम को क्या बताया जा रहा है? इस्लामाबाद में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा अदारों से फिर नाराज नजर आए और कहा कि इन्हें अदारों की पासदारी का कहा जाता है, जबकि इमरान खान 3 साल से अदालत से मफरूर हैं। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। क्या ये नया पाकिस्तान है कि जहां कानून सबके लिए बराबर नहीं? आखिरकार ये जो एक मयार है आईनी अदारों का, इंसाफ का, ये क्या सबके लिए एक नहीं है? क्या ये वो नया पाकिस्तान है जो हमें दिखाया जा रहा है?
इससे पहले SSP तशद्दुद केस की समाअत के दौरान दानियाल अजीज ने JIT बनाने का मुतालबा किया, जिस पर अदालत ने इन्हें हदायत की कि वो इस हवाले से बाकायदा दरख्वास्त दें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाज अफजल ने कहा है कि नया मुकदमात का सामना करने वाले मुल्जिमान को ऐसी बीमारी क्यों लगती है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं होता। हर मेडिकल बोर्ड कह देता है कि बड़े आदमी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में मिर्गी के मरीज की जमानत से मुतालिक फैसला दिया, बाद में पूरा जिला मिर्गी का मरीज बन गया। ये रिमार्क्स उन्होंने डॉक्टर आसिम हुसैन की पासपोर्ट हवालगी से मुतालिक केस की समाअत में दिए। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर आसिम की बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। डॉक्टर आसिम के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इनके मुवक्किल इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। 17 जुलाई को लंदन अस्पताल में इनकी इलाज की तारीख दी गई है, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वो जब से जज बने हैं एक बात समझ से बालातर है कि नए मुकदमात का सामना करने वाले मुल्जिमान को ऐसी बीमारियां क्यों लगती हैं जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं होता, और हर बड़े आदमी को बीमारी का सर्टिफिकेट कैसे मिल जाता है। हर मेडिकल बोर्ड कहता है कि बड़े आदमी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने कहा कि 1980 में अदालत ने मिर्गी के एक मरीज की जमानत मंजूर की थी। इसके बाद हर मुल्जिम मिर्गी का सर्टिफिकेट ले आता है। अदालत के रूबरू नैब की जानिब से डॉक्टर आसिम का नाम ECL में बरकरार रखने और जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। अदालत ने नैब वजारत दाखिला और डॉक्टर आसिम को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पुलिस एहलकारों के जराइम में मुलव्वस होने से मुतालिक केस में तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ छोटे एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तहकीकाती कमेटी को DIG के रैंक अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी जाए। जुनेद शाह की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जराइम में मुलव्वस पुलिस की काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक समाअत हुई। तहकीकाती कमेटी के एडिशनल IG सनाउल्लाह अब्बासी व दीगर अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने बड़े अफसरान के खिलाफ कार्रवाई न करने पर भरमी का इजहार किया। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि सिर्फ एहलकारों और ASIs के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सिर्फ छोटों के खिलाफ कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बड़ी मछलियों को तो पकड़ा नहीं आपने। एडवोकेट जनरल सिंध बोले आला अफसरान के खिलाफ सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस मकबूल बाकर ने अपने रिमार्क्स में करार दिया सिंध पुलिस में मजबूत ग्रुपिंग है, ये तासुर खत्म किया जाए। अदालत ने 2 हफ्ते में पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। जुनेद शाह, न्यूज़ कराची। रुक करते हैं कराची का और आपको बताएं कराची पुलिस का एक और कारनामा। जहनी मरीज को मोटरसाइकिल चोर बना डाला। जेल में 4 माह बाद बीमारी से फौत होने के बाद बायोमेट्रिक के जरिए शनाख्त हुई तो पुलिस का पोल खुल गया। ज़ईफुल उम्र मरीज ने पुलिस को गलत नाम बताया। पुलिस ने भी बिना तहकीक किसी नाम पर FIR दर्ज कर ली। गिरफ्तारी के फौरी बाद ही अगर मुलजिम की असल शनाख्त हो जाती तो हकाइक सामने आ जाते। 15 फरवरी को मॉडल कॉलोनी से लापता होने वाला 55 साला मोहम्मद शब्बीर 2 रोज बाद बहादुराबाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसे मोटरसाइकिल चोर बनाकर जेल भेज दिया गया और 19 जून को सिविल अस्पताल में दौरान इलाज फौत हुआ। अहले खाना मोहम्मद शब्बीर को ढूंढते ही रह गए। 4 माह बाद बायोमेट्रिक के जरिए मैयत की शनाख्त होने पर ईदी फाउंडेशन ने अहले खाना को इत्तला दी। पुलिस कहती है बहादुराबाद में किसी की मोटरसाइकिल पैदल ले जाते हुए इस शख्स को अहले इलाका ने पकड़ा, तशद्दुद भी किया और पुलिस के हवाले किया। मुल्जिम ने अपना नाम बशीर मिर्जा बताया, जिसके मुताबिक पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिस ने तहकीक करने की भी जहमत न की कि मुल्जिम अपना नाम दुरुस्त बता रहा है या गलत। रजब अली, न्यूज़ कराची। कोयटा में टारगेट किलिंग न रुक सकी। अरबाब करम खान रोड पर BNP के रहनुमा मलिक नवीद दवार पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे मलिक नवीद अपने गार्ड समेत जवाहक हो गए। दूसरा मुहाफिज शदीद जख्मी है। इसकी मजीद तफसीलात भी देंगे आपको नुमाइंदा न्यूज़ बुशरा कमर। बुशरा, बताइएगा क्या तफसीलात इस हवाले से। जिस वक्त मैं कोयटा के अरबाब करम खान रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर BNP के सूबाई रहनुमा मलिक नवीद दहवार जो हैं वो अपने घर से निकलकर शहर की जानिब जा रहे थे, जब एक मोटरसाइकिल पर सवार मालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में मलिक नवीद दहवार जो है अपने एक गार्ड समेत मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक गार्ड जो है उनका इस वाक़े में जख्मी भी हुआ। वाक़े के फ़ौरन बाद जो है पुलिस ने और FC ने इलाके को घेरे में लेकर तमाम जो यहाँ से शवाहिद उनको इकट्ठे करना शुरू कर दिया।
जबकि इलाके को जो है वो हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। करीबी दुकानें जो है उनको भी मुकम्मल तौर पर यहाँ से बंद करवा दिया गया है। इस वक्त भी जो है FC के आला हुकाम जो है वो इस जाय वक़्वा पर मौजूद हैं और यहाँ पर वाक़ई की तहकीकात कर रहे हैं, जबकि FC की जानिब से करीबी इलाकों में जो है सर्च ऑपरेशन का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। वाक़ई के बाद जो है मलिक नवीद दहवार और उनके गार्ड की जो लाशें हैं उनको सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया, जबकि उनके जख्मी गार्ड को जो है इस वक्त कोयटा के सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया है। स्पॉट के हवाले से अगर बात की जाए, स्पॉट को ताहाल जो है बहुत शुक्रिया बुशरा कमर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। और ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में कासा 1000 मंसूबे का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और अफगानिस्तान के सरबराहान मुमलिकत शरीक हुए। वज़ीर आज़म की अफगान सदर अशरफ गनी से भी गैर रस्मी मुलाकात हुई। सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कासा मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इससे पाकिस्तान को 1000 मेगावाट जबकि अफगानिस्तान को 300 मेगावाट बिजली हासिल होगी। दुशंबे में कासा 1000 मंसूबे के हवाले से अहम इजलास। इजलास में वजीर आज़म नवाज शरीफ, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, अफगान सदर अशरफ गनी और किर्गिस्तान के वजीर आज़म शरीक हुए। सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि कासा तवानाई मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। मंसूबा वस्त एशिया और जनूबी एशिया को आपस में मिलाएगा। कासा 1000 is a flagship project in our region, connecting Tajikistan and Kyrgyzstan in Central Asia to Afghanistan and Pakistan in South Asia through an electricity grid. इस मौका पर वजीर आज़म नवाज शरीफ की अफगान सदर अशरफ गनी से गैर रस्मी मुलाकात भी हुई। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने दीगर सरबराहान मुमलिकत के हमरा दोशंबे में ज़रई नुमाइश का भी दौरा किया। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने दोशंबे में अफगान और ताजिक सदूर के साथ ज़रई नुमाइश का जायजा लिया। वजीर आज़म ने मुख्तलिफ स्टॉल्स पर मौजूद फलों के मयार को भी सराहा। वज़ीर आज़म को सदारती महल का दौरा भी कराया गया। वहाँ मौजूद न्यू के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक दोशंबे में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी मलिक साहब। जी, इस वक्त दुशंबा से 35 किलोमीटर दूर एक जो पुरफजा मकाम है, वहाँ पे कासा 1000 का इजलास अभी खत्म हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने भी शिरकत की थी। अभी इस इजलास के बाद से अफ्रीकी ममालिक का जो इजलास है वो शुरू हो चुका है, जिसमें अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी शिरकत कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में तीनों ममालिक के माबैन इलाकाई तावन के साथ साथ इलाके में अमन और तजारती राहदारी के हवाले से अहम फैसले भी किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ताजिक नान के भी मद्दा हो गए और कासा मीटिंग के दौरान जोराने में ताजिक नान मियां साहब को ऐसे भाई कि नान भाई के को जाकर शाबाश भी दी। तंदूर में लगाने से पहले बनाए जाते हैं खूबसूरत नक्शो निगार, तब कहीं बनता है ये मजेदार ताजिक नान। आटा, मैदा, दही, चीनी और हस्बे जायका नमक तंदूर में लगाने से पहले बनाए जाते हैं खूबसूरत नक्शो निगार, तब कहीं बनता है मजेदार ताजिक नान। कासा मीटिंग के दौरान जोहराने में वजीर आज़म नवाज शरीफ को ताजिक नान इतना पसंद आया कि सीधा नान बाई के पास गए और शाबाश दे डाली। वजीर आज़म नवाज शरीफ की खुश खुराकी मशहूर है, उनकी पसंदीदा खुराक में ताजिक नान नया इजाफा है। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी रुक करते हैं गुजरावाला का, जहां शहरियों की जानिब से किए गए तशद्दुद से जाँ बहक होने वाला शाहिद मोटरसाइकिल चोर नहीं था। देरीना दुश्मनी पर मुखालिफिन की एमा पर इसे कत्ल किया गया। मकतूल शाहिद बहन को फुफ्फी के घर छोड़ने जा रहा था। लवाहिकीन के इल्जाम के बाद पुलिस ने 5 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ अतीकुर रहमान से। अतीकुर रहमान, बताइएगा अभी मजीद क्या मालूमात हासिल हो पाई? जी बिल्कुल, ये शहरियों की जानिब से जो कानून में हाथ लेने का वाकया जो है वो नया रुख इख्तियार कर गया। ये शाहिद को जो बकायदा प्लानिंग के तहत कत्ल किया गया और ये अपनी फुफ्फो के घर अपनी बहन को छोड़ने गया था। इसके भाई नईम मुमताज ने इल्जाम लगाया है कि
ये जो इसके मुखालफिन हैं उन्होंने बाकायदा प्लानिंग के तहत इसको कत्ल किया है, जिसमें 8 मुल्ज़मान जो हैं उनको नामजद करके FIR भी दर्ज करवा दी है, जिनमें से जो 5 हैं उनको मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया रहमान, आपने इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह किया। शेखुपुरा के थाना भिक्की के हवालात में कैद 2 मुल्जिमान की मुबैना खुदकुशी की कोशिश, दोनों मुल्जिमान ने ब्लेड से खुद को जख्मी कर लिया। मुल्जिम फहीम और अरशद इकबाल डकैती समेत मुतअद्दिद मुकदमात में पकड़े गए थे। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शेखुपुरा से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां के थाना भिक्की की हवालात में कैद मुल्जिमान ने ब्लेड से खुद को जख्मी कर लिया। और सानिया अहमदपुर शर्किया की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। महकमा की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पेट्रोल लाने वाले ऑयल टैंकर का लाइसेंस 1 साल से मनसूख था। ऑयल टैंकर में गुंजाइश से ज्यादा पेट्रोल डाला गया। टैंकर के लाइसेंस की मनसूखी के बारे में पेट्रोलियम कंपनी को आगाह कर दिया गया था। अदालत ने पेट्रोलियम कंपनी शेल और ओगरा के अफसरान को कल 11 बजे अदालत में तलब कर लिया है। 1 साल पहले तक का लाइसेंस मनसूख था इस टैंकर का, लेकिन इसके बावजूद वो ट्रेवल कर रहा था और उसमें गुंजाइश से ज्यादा पेट्रोल डाला गया था। कोयटा फिर दहशतगर्दों ने वार किया। चश्मा चौसई के इलाके में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में पश्तो शायर सियाल काकड़ का बेटा भी शामिल है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस वक्त कोयटा से, जहां दहशतगर्दों ने एक बार फिर से वार किया है। बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद हैं। बुशरा, बताइएगा आज ये दूसरा वाकया है? जी बिल्कुल, कोयटा में फायरिंग का जो दूसरा वाकया पेश आया है, जो चश्मा चौधरी के इलाके में है। यहाँ पर गार्डन हाउसिंग स्कीम के नाम से जो है स्कीम तामीर की गई है, जहाँ पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 अफराद पर फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में दोनों अफराद जो हैं वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वाले अफराद में एक शख्स का नाम जो है, एक शख्स की शनाख्त जो है एमल के नाम से हुई है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि पश्तो के शायर है सियाल काकड़, उनका बेटा है। इस वक्त पुलिस ने को घेरे में ले लिया है और तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया है, जबकि लाशों को कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताइए जा रहा है कि अफराद में पश्तो शायर सियाल काकड़ का बेटा भी शामिल है। बुशरा खबर हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। पैनामा हंगामे का फाइनल 10 जुलाई को दिन 1 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नया रोस्टर जारी कर दिया है। पैनामा अमल दरामद बेंच 10 जुलाई को JIT की हतमी रिपोर्ट का जायजा लेगा। जस्टिस एजाज अफजल खान 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। पैनामा हंगामे का फाइनल 10 जुलाई को दिन 1 बजे होगा। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां वक्त पर ब्रेक का। न्यूज के साथ रहिए। और लाहौर में काली घटाएं छा गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से हब्स का जोर टूट गया। खुशगवार मौसम के बायस शहरियों के चेहरे खिल उठे। लाहौर के मौसम के हवाले से कुछ मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज रुबा अरूज से, और आपको बताएंगे कि लाहौर में ये मौसम अचानक खुशगवार हो गया है। हब्स का जोर टूट गया है। होने वाली इस बारिश से अभी तक की इतलात, लाहौर में काली घटाएं छा गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, कहीं पर मूसलाधार बारिश भी हुई है और हब्स का जोर टूट गया है। खुशगवार मौसम के बायस शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। लाहौर के मौसम के हवाले से भी आपको मजीद अपडेट करेंगे कि आइंदा क्या अभी सूरत हाल जो है वो बताई जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में पंजाब के लाहौर समेत बारिशों की इतलात है। एक नए सिलसिला शुरू होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। उधर कराची में आज दूसरे रोज भी बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। महकमा मौसमियात का मतला अबर आलूद होने की सूरत में हल्की बारिश का इशारा। कराची में बादलों ने आज भी डेरे डाल रखे हैं, लेकिन इनके इरादों की खबर महकमा मौसमियात दे चुका है। पेश गोई ये है कि आज मौसम अबरालूद होगा तो हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। सुबह में हवा में नमी ज्यादा और बादलों के सबब हब्स का माहौल रहा, लेकिन बाद से समंदरी हवाओं की तेजी ने मौसम बेहतर कर दिया। जुनूब मगरिबी सिमत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार आज 18 से 36 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि दर्जा हरारत भी आज 33 से 35 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। फिल वक्त तो मानसून का दूसरा सिस्टम बनता दिखाई नहीं दे रहा। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक इस बरस मानसून की बरसात की फहरिस्त में कराची भी अपनी जगह बनाए हुए है, लेकिन अगली मूसलाधार बारिश के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। सिद्रा डार, न्यूज कराची। और सिंध असेंबली के हल्का PS 114 में 3 दिन रह गए। हल्के में सीवरेज के पानी से भरी रोड गंदे पानी के तालाब से कम नहीं।
परेशान हाल इलाका मकीनों का कहना है कि साल भर से इन्हीं मसाइल से दोचार हैं। उम्मीद है कि मुंतखब होकर आने वाला नुमाइंदा तरजीही बुनियाद पर इन मसाइल को हल करेगा। हमारी नुमाइंदा मोना सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोना। जी बिल्कुल, शहर कायद में बारिश को हुए एक हफ्ते से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन कराची के कुछ एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहां पर हमें बारिश का पानी भी दिखाई दिया जाता है। न सिर्फ बारिश का पानी दिखाई दिया जाता है बल्कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है वो है सीवरेज का मसला, जहाँ पर के बरसाती नाले साफ नहीं किए गए, गटर नालियाँ यहाँ पर साफ नहीं किए गए, जिसकी वजह से बारिश के पानी जो एक अब्र रहमत होता है, बरसात जब बरसती है वो यहाँ के शहरियों के लिए, कराची के शहरियों के लिए जहमत बन गया है। और इसके अलावा एक खास बात मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये PS 114 का हल्का है जहाँ पर अभी 2 दिन के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। आइए यहाँ के मकीनों से पूछते हैं। बारिश का कोई इशू नहीं है, बारिश का पानी चला जाता है मैम। साल के 12 महीने ये मसला है सीवरेज का। जिंदगी अजीरन है, कारोबार ख़त्म हो चुका है, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, हर जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कारोबार हमारे ख़त्म हो चुके हैं, हम किस तरह कारोबार कर रहे हैं ये हम जानते हैं। जी बिल्कुल, आपने जैसा कि यहाँ के इलाका मकीनों की बात सुनी, इलाका मकीनों का यही कहना है कि हम वोट तो देते हैं और जो भी नुमाइंदे आते हैं वो सिर्फ वोट लेने के ही लिए आते हैं, लेकिन हमारा मसला जो है हल नहीं करते। बेइंतहा इस वक्त बदबू फैली हुई है, गटर का पानी पूरे रोड पर फैला हुआ है, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों और ट्रैफिक का निजाम जो है वो दरहम। बहुत शुक्रिया मोना सिद्दीकी, अपडेट कर रही थी कराची से। भी आपको बताएं कि पाकिस्तान के नाम एक और एजाज, पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने पनामा में कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मोहम्मद वसीम इंटरनेशनल चैलेंज फाइट जीतकर WBC सिल्वर फ्लाईवेट के आलमी रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए। मुसलसल कामयाबियों का सेहरा सजाए पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने एक और फतह अपने नाम कर ली। मोहम्मद वसीम ने पनामा सिटी में होम फेवरेट बॉक्सर एलिसर वाल्डिस से इंटरनेशनल चैलेंज फाइट जीत ली। मोहम्मद वसीम ने एलिसर वाल्डिस को दूसरे राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी बॉक्सर की ये मुसलसल छठी कामयाबी है। शानदार फतह पर कौमी बॉक्सर बेइंतहा खुश हैं। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने मद्दाहों का शुक्रिया भी अदा किया। पनामा का जो फाइटर था उसको मैंने नॉकआउट किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम पाकिस्तानियों का जिन्होंने मेरे लिए काफ़ी दुआएं की। और पाकिस्तान जिंदाबाद। फाइट वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के तहत रैंकिंग फाइट 8 राउंड पर मुश्तमिल थी। मोहम्मद वसीम WBC सिल्वर फ्लाईवेट के आलमी रैंकिंग में नंबर 1 बॉक्सर भी बन गए हैं। और न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट neonetwork.pk। देखते रहिए रियो न्यूज।